हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन यानी कि हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें नाथ साहित्य, जैन साहित्य अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे राजसो साहित्य। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे राजसो साहित्य की विशेषताएं, और साथ में यानी कि राजसो साहित्य जैसे बिसलदेव राजसो है, पृथ्वीराज राजसो है, इनको भी आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो राजसो साहित्य पार्ट 3 अपना हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे राजसो साहित्य, उसकी विशेषताएं। राजसो साहित्य क्या था? जो राज्य आश्रित, जो यानी कि जो राजाओं के जो आश्रित कवि थे, वो राजसो साहित्य के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे राजसो साहित्य की विशेषताएं। आश्रय दाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी कि जो आश्रय दाता यानी जो राजाओं के जो कवि थे, उन्होंने राजाओं का बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, तो वो देखने को इसमें मिलता है। राजसो साहित्य का जो अंगिरस या प्रधान रस था, वो था वीर रस, और सहायक रस श्रृंगार रस था। राजसो साहित्य आश्रय दाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है राजसो साहित्य में। राजसो साहित्य का जो प्रधान रस था वो वीर था, और सहायक रस श्रृंगार रस है। राजसो साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी उस समय, यानी राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। सामान्य जन की उपेक्षा की गई है। राजसो साहित्य में सामान्य जन की उपेक्षा की गई है। नारी का भोग रूप में वर्णन देखने को मिलता है राजसो साहित्य में। प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है राजसो साहित्य में। राजसो साहित्य में प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है राजसो साहित्य में। डिंगल क्या होती थी? अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण जो होती थी वो डिंगल होती थी। पिंगल भाषा क्या थी? अपभ्रंश और ब्रज और राजस्थानी का जो मिश्रण होती थी वो पिंगल होती थी। जो डिंगल थी उसमें मारवाड़ी में ओजगुण देखने को मिलता था, राजस्थानी का इसमें प्रभाव था। लेकिन जो पिंगल थी इसमें राजस्थानी में अपभ्रंश, ब्रज और राजस्थानी मिश्रण से, लेकिन पिंगल है वो माधुर्य गुण से प्रभावित मानी जाती थी। इसमें परुष वर्णों यानी कठोर वर्ण की आकृति का इसमें वर्णन किया गया है। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं राजसो साहित्य। राजसो साहित्य की विशेषताएं फिर से अपन देखते हैं। राजसो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। आश्रय दाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रधान रस वीर रस था, और सहायक जो रस था वो श्रृंगार था राजसो साहित्य में। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। सामान्य जन की उपेक्षा की गई है। नारी का भोग रूप में वर्णन किया गया है राजसो साहित्य में। प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है राजसो साहित्य में। डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण जो थी वो डिंगल थी। पिंगल अपभ्रंश और ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण वो पिंगल थी। परुष वर्णों यानी कठोर वर्णों की आकृति का इसमें प्रयोग किया गया। कठोर वर्ग की आकृति का इसमें प्रयोग किया गया, यानी पुरुषों का बढ़ा चढ़ा करके राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे राजसो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। कौन से विद्वान कैसे मानते हैं राजसो शब्द की उत्पत्ति? रसायन से मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वो कहते हैं कि राजसो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रसायन शब्द से हुई है। राजसूय से कौन मानते हैं? गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी कहते हैं कि राजसो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि राजसो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। नेक्स्ट, अब सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। रासो साहित्य में सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे वो चंद्र बरदाई थे। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने लिखा था। चंद्र बरदाई भाट जाति से थे। चंद्र बरदाई का जो मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट, और कहीं कहीं वलदेय नाम भी देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो का जो नायक है वो तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, और नायिका है संयोगिता। पृथ्वीराज रासो की जो नायिका है वो संयोगिता है, और नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है।
इसकी जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल है, लेकिन सर्वाधिक पिंगल प्रभावित काव्य है, महाकाव्य है। यानी कि सर्वाधिक पिंगल प्रभावित रासो साहित्य है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं वो भी अपन देखते हैं। सर्वप्रथम यानी कि प्रमाणिकता, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो वास्तव में प्रमाणिक ग्रंथ है? सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर वुल्लर। डॉक्टर वुल्लर क्या कहते हैं? सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर वुल्लर। डॉक्टर वुल्लर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वाले प्रथम विद्वान है। अन्य विद्वान कौन है जो अप्रमाणिक मानते हैं? 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं जयानक। जयानक ने भी इसे अप्रमाणिक माना है। 1875 ईस्वी में इन्होंने पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ लिखा था, इस ग्रंथ में जयानक ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। अन्य विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास धदवाड़िया और रामचंद्र शुक्ल, ये भी इसे अप्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? डॉक्टर वुल्लर है, जयानक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, कविराज श्यामल दास धदवाड़िया और रामचंद्र शुक्ल हैं। ये पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? कर्नल जेम्स टोड पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कहा जाता है। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड हैं, वो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं और पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कहा जाता है किसे? कर्नल जेम्स टोड को। अन्य विद्वान कौन कौन हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं? मिस्र बंधु विनोद है, जॉर्ज गियर्सन है, मोहनलाल विष्णु है, लाल पांड्या है और श्याम सुंदर दास हैं। ये यानी कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड हैं, मिस्र बंधु विनोद, जॉर्ज गियर्सन, मोहनलाल विष्णु, लाल पांड्या और श्याम सुंदर दास। जबकि श्याम सुंदर दास तो प्रमाणिक मानते हैं और अप्रमाणिक मानने वाले श्यामल दास धदवाड़िया वो अप्रमाणिक मानते हैं। ये श्याम सुंदर दास है। अब अपन देखते हैं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ये आधा तो प्रमाणिक मानते हैं और आधा यानी कि आधा अप्रमाणिक मानते हैं। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम अपन बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जीन विजय सूरी, ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कौन कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जीन विजय सूरी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। 3 विद्वान हैं, इनको आप याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जीन विजय सूरी हैं, ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या देते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो में जहां जहां सूखी सूखी संवाद आते हैं वो घटनाएं प्रमाणिक है, बाकी घटनाएं अप्रमाणिक है। ये कथन किसने कहा था? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। क्या कहा था? पृथ्वीराज रासो में जहां जहां सूखी संवाद आते हैं वो घटनाएं प्रमाणिक है, बाकी घटनाएं अप्रमाणिक है। किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी मुक्तक रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी मुक्तक रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को नरोत्तम स्वामी हैं, वो मुक्तक रचना मानते हैं।
चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा किसने? शिव सिंह सेगर ने। शिव सिंह सेगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। पृथ्वीराज रासो में सर्गों को समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय या सरग हैं। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? 69 समय, और समय को ही सरग कहा गया है, तो 69 समय या सरग हैं पृथ्वीराज रासो में। अगला अपना बिंदु है पद्मावत समय। पृथ्वीराज रासो में पद्मावत समय एवं कैमास वध समय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो में पद्मावत समय, कैमास वध समय सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पद्मावत समय और कैमास वध समय है वो पृथ्वीराज ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो में 48 छंदों में परशुराम द्वारा क्षेत्रियों का संहार तथा संपूर्ण राम कथा का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में यदि छंद पूछे जाएं तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में 48 छंदों में तो परशुराम द्वारा क्षेत्रियों का संहार व संपूर्ण राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें वर्णन है। चंद्रबरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रबरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रबरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पृथ्वीराज रासो में 4 संस्करण हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसमें 16,306 छंद हैं, यानी 69 समय हैं। कितने छंद हैं? जिसमें 16,306 छंद हैं, यानी 69 समय या सरग हैं। फिर से देखो, पृथ्वीराज रासो में कुल 4 संस्करण हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था, जिसमें 16,306 छंद हैं और इसमें कुल समय और सरग कितने हैं? 69 समय या सरग है। छंद पूछा जाए तो 16,306 छंद है। चौथा संस्करण सबसे छोटा संस्करण है, जिसमें 1300 छंद है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का सबसे छोटा संस्करण, जिसमें 1300 छंद हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे मूल रासो मानते हैं। यानी कि चौथा संस्करण पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का, जिसमें जो कि सबसे छोटा संस्करण है और जिसमें 1300 छंद हैं, और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे मूल रासो मानते हैं। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? डॉक्टर बचन सिंह ने कहा है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? बचन सिंह ने कहा है। पुस्तक जलहण हत दे गजनी चले नरीपराज, यानी कि इस प्रकार चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अधूरा छोड़ करके, यानी कि अपने पुत्र जलहण के हाथों देख करके गजनी में, यानी कि नृपराज पृथ्वीराज चौहान के साथ चले गए थे। तो ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसके पुत्र जलहण ने इसको पूर्ण किया था। चंद्रबरदाई ने इसे अधूरा ग्रंथ छोड़ दिया था। फिर इसके जो चंद्रबरदाई का पुत्र था जलहण, इसको हाथ में थमा करके ये पृथ्वीराज चौहान के साथ चले जाते हैं और जलहण ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को संपूर्ण किया था। तो ये था अपना पृथ्वीराज रासो। अब अपन पढ़ेंगे बिसलदेव रासो। अब अपन पढ़ेंगे बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो में कुल 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। बिसलदेव रासो में यदि छंद पूछे जाएं तो कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 128 छंदों का प्रयोग हुआ है। बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालय है। बिसलदेव रासो किसने लिखा था? नरपति नालय ने
लिखा था। कब लिखा था? 1155 ईस्वी में लिखा था। विक्रम संवत पूछा जाए तो 1212 विक्रम संवत में लिखा था। बिसलदेव रासो का नायक कौन है? स्वयं बिसलदेव है, यानी जिसका विग्रह चतुर्थ नाम भी देखने को मिलता है और इसे ही बिसलदेव कहते हैं। नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। नायिका कौन थी बिसलदेव रासो की? भोज परमार की पुत्री थी। कौन? राजमती। नायिका कौन थी? भोज परमार की पुत्री राजमती। हिंदी साहित्य का प्रथम बारहमासा वर्णन देखने को मिलता है किसमें? बिसलदेव रासो में हिंदी साहित्य का प्रथम बारहमासा वर्णन किया गया है किसमें? बिसलदेव रासो में। सर्वाधिक संगारिक रासो है, यानी बिसलदेव जो रासो ग्रंथ है वो सर्वाधिक संगारिक रासो ग्रंथ है। बारहमासा में सबसे पहले आषाढ़ का वर्णन किया गया है। बिसलदेव रासो में बारहमासा वर्णन में सबसे पहले आषाढ़ का वर्णन किया गया है। यह एक गए पद है जिसे राग केदार में गाया जाता है, यानी कि बिसलदेव रासो में जो बारहमासा है इसमें सबसे पहले तो आषाढ़ का वर्णन किया गया है और यह एक गए पद है। बिसलदेव रासो एक गए पद है जिसे राग केदार में गाया जाता है। बिसलदेव रासो यद्यपि संगारिक रचना है फिर भी यह वीर गीत के नाम से विख्यात है। बिसलदेव रासो यद्यपि संगारिक रचना है, इसमें संगार वर्णन ज्यादा किया गया है, लेकिन फिर भी यह वीर गीत के नाम से विख्यात है। तत्कालीन एकमात्र ऐसी रचना जो आश्रय दाताओं का गुणगान न करके गृहस्थी पर आधारित है। ऐसी कौन सी रचना है जो तत्कालीन एकमात्र ऐसी रचना जो आश्रय दाताओं का गुणगान न करके गृहस्थी पर आधारित है? वो है बिसलदेव रासो। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं बिसलदेव रासो साहित्य। रासो साहित्य में चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो में छंद पूछे जाएं तो 128 छंदों का प्रयोग किया गया है। बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नालय हैं जिन्होंने 1155 ईस्वी में लिखा था। विक्रम संवत पूछा जाए तो 1212 विक्रम संवत में लिखा था। बिसलदेव रासो का नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है और विग्रहराज चतुर्थ का ही नाम था बिसलदेव। नायिका पूछी जाए तो भोज परमार की पुत्री राजमती है। बिसलदेव रासो की नायिका भोज परमार की पुत्री कौन थी? राजमती थी। हिंदी साहित्य का प्रथम बारहमासा वर्णन बिसलदेव रासो में किया गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम बारहमासा वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? बिसलदेव रासो में किया गया है। सर्वाधिक संगारिक रासो है बिसलदेव रासो, सर्वाधिक संगारिक रासो है। बारहमासा में सबसे पहले आषाढ़ का वर्णन किया गया है, यानी बिसलदेव रासो जो बारहमासा ग्रंथ है इसके अंदर सर्वप्रथम अपन बात करें तो इसमें आषाढ़ का वर्णन किया गया है। बिसलदेव रासो में बारहमासा में सबसे पहले आषाढ़ का वर्णन किया गया है। यह एक गए पद है जिसे राग केदार में गाया जाता है। बिसलदेव रासो में जो बारहमासा है यह एक गए पद है जिसे राग केदार में गाया जाता है। बिसलदेव रासो यद्यपि संगारिक रचना है फिर भी यह वीर गीत के नाम से विख्यात है। बिसलदेव रासो यद्यपि संगारिक रचना है फिर भी यह वीर गीत के नाम से विख्यात है। तत्कालीन एकमात्र ऐसी रचना है बिसलदेव रासो जो आश्रय दाताओं का गुणगान न करके गृहस्थी पर आधारित है। इसमें अपन और भी देखते हैं बिसलदेव रासो के जो बिसलदेव रासो है ये 4 खंडों में विभक्त है। बिसलदेव रासो 4 खंडों में विभक्त है। सर्वप्रथम इसमें बिसलदेव और राजमती का विवाह का वर्णन किया गया है। फिर राजा का रूठना, यानी बिसलदेव रूठ करके उड़ीसा की तरफ गमन कर जाता है। फिर राजमती का विरह, यानी राजमती बिसलदेव के लिए तड़पती है और फिर दोनों का पुनर्मिलन होता है। इस प्रकार ये 4 खंडों में बिसलदेव रासो है ये विभक्त है। अब अपन पढ़ेंगे परमाल रासो। परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था। परमाल रासो को ही आलाह खंड कहते हैं। परमाल रासो आलाह खंड किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था।
सर्वाधिक अप्रमाणिक रासो है, परमाल रासो सर्वाधिक अप्रमाणिक रासो है। 1865 में एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने, चार्ल्स इलियट ने, महोबा के क्षेत्र के लोकगीतों के आधार पर इसका प्रकाशन करवाया। यह लोकगीत आलाह छंद में गाया जाता है। इसमें राजा परमादी देव के दो सेना नायक आला और उद्दल बनाफर शाखा की वीरता का वर्णन है। आला व उद्दल का वर्णन पृथ्वीराज रासों में भी मिलता है। फिर से देखो, परमाल रासो जिसे आला खंड भी कहते हैं, किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था। सर्वाधिक अप्रमाणिक रासो कौन सा है? परमाल रासो। 1865 में एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने, चार्ल्स इलियट ने, महोबा क्षेत्र के लोकगीतों के आधार पर इसका प्रकाशन करवाया। यह लोकगीत आला आला छंद में गाया जाता है। इसमें राजा परमादी देव के दो सेना नायक आला और उद्दल की वीरता का वर्णन है। आला व उद्दल का वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। यद्यपि आज जगनिक की रचना का कहीं पता नहीं, किंतु लोकगीतों के माध्यम से यह हिंदी भाषी प्रांतों के कण कण में गूंज रही है। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। परमाल रासों के बारे में किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये स्टेटमेंट है, कथन है। फिर से देखो, यद्यपि आज जगनिक की रचना परमाल रासों का कहीं पता नहीं है, परंतु लोकगीतों के माध्यम से यह हिंदी भाषी प्रांतों के कण कण में गूंज रही है। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे अपन देखते हैं, आलाह गीत वर्षांत में गाया जाता है, यानी वर्षा के समय आलाह गीत गाया जाता है। परमाल रासों की प्रमुख पंक्ति है कौन सी? 12 बरस रो कुकर जिए, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जिए, आगे जीवन को धिकार। ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? परमाल रासों की हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। आलाह गीत वर्षांत में गाया जाता है। परमाल रासों की प्रमुख पंक्तियां हैं कौन कौन सी? 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे, आगे जीवन को धिकार। ये परमाल रासों की प्रमुख पंक्तियां हैं जो बहुत बार पूछी गई है। अब अपन पढ़ेंगे खुमान रासो। अब पढ़ेंगे खुमान रासो। खुमान रासो किसने लिखा था? दलपति विजय ने लिखा था। खुमान रासो किसने लिखा था? दलपति विजय ने लिखा था। आचार्य शुक्ल इस रचना को 9वीं सदी की मानते हैं, जबकि मोतीलाल मेनारिया इसे चित्तौड़ नरेश राज सिंह की समकालीन मानते हुए 17वीं सदी की मानते हैं। खुमान रासो किसने लिखा था? दलपति विजय ने लिखा था। आचार्य शुक्ल इस रचना को 9वीं शताब्दी की मानते हैं, जबकि मोतीलाल मेनारिया चित्तौड़ नरेश राज सिंह की समकालीन मानते हुए 17वीं सदी की मानते हैं। कौन? मोतीलाल मेनारिया। और जबकि आचार्य शुक्ल इसे 9वीं सदी की रचना मानते हैं। किसको? खुमान रासो को, जो दलपति विजय ने लिखा था। आगे रचनाएं हैं जयमयंक जसचंद्रिका। किसने लिखी थी? मधुकर कवि ने लिखी थी। और जयचंद्र प्रकाश किसने लिखी थी? भट्ट केदार ने लिखी थी। जयमयंक जसचंद्रिका पूछी जाए तो मधुकर कवि ने लिखी थी, और जयचंद्र प्रकाश पूछा जाए तो भट्ट केदार ने लिखा था। फिर से देखो, जयमयंक जसचंद्रिका किसने लिखी थी? मधुकर कवि ने लिखी थी। और जसचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश किसने लिखी थी? भट्ट केदार ने लिखी थी। जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि ने लिखी थी। जयचंद्र प्रकाश किसने लिखा था? भट्ट केदार ने लिखा था। दोनों ही रचनाएं अप्राप्य हैं। दोनों ही रचनाएं क्या हैं? अप्राप्य रचनाएं हैं। उक्त दोनों रचनाओं का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? दयाल दास सिढ़ाइच कृत राठौड़ा रिखयात में हुआ है। किन किन रचनाओं का? यानी कि जयमयंक जसचंद्रिका, जो कि मधुकर कवि ने लिखी है।
जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखी है। ये दोनों ही रचनाएं अप्राप्य हैं। उक्त दोनों रचनाओं का जस जय मयंक जस चंद्रिका जो मधुकर कवि ने लिखी है और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखी है, इन दोनों रचनाओं का उल्लेख दयालदास सिडाइच कृत राठौरारी ख्यात में हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो किसने लिखा था? सारंगधर ने लिखा था। हमीर रासो किसने लिखा था? सारंगधर ने लिखा था। कब समय पूछा जाए तो 13वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। 13वीं सदी में लिखा गया था। हमीर रासो सारंगधर ने 13वीं सदी में लिखा था। इसमें 8 छंद प्राकृत पेगलम के मिलते हैं। इसके 8 छंद प्राकृत पेगलम में मिलते हैं। इन्हीं छंदों को राहुल सांस्कृत्यायन ने जजल कवि द्वारा लिखा माना है। हम पढ़ रहे हैं हमीर रासो किसने लिखा था? सारंगधर ने। समय पूछा जाए तो 13वीं सदी में लिखा था हमीर रासो सारंगधर ने। इसमें 8 छंद प्राकृत पेगलम में मिलते हैं। इसके जो 8 छंद है, हमीर रासो के जो 8 छंद हैं वो प्राकृत पेगलम में मिलते हैं। इन्हीं छंदों को राहुल सांस्कृत्यायन जजल कवि द्वारा लिखा मानते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं प्राकृत पेगलम जो रचना है ये किसकी है? यह लक्ष्मीधर की। प्राकृत पेगलम जो रचना है किसकी है? लक्ष्मीधर की। इसके अंदर ही प्राकृत पेगलम के अंदर ही जो हमीर रासो जो सारंगधर ने लिखा था, इस प्राकृत पेगलम में 8 छंद देखने को मिलते हैं। हमीर रासो के 8 छंद किस में देखने को मिलते हैं? प्राकृत पेगलम में। प्राकृत पेगलम किसने लिखी थी? लक्ष्मीधर ने लिखी थी। यह एक छंद शास्त्र है। प्राकृत जो पेगलम जो रचना है यह एक छंद शास्त्र ग्रंथ है। आदिकालीन संस्कृति का सर्वाधिक बोध कराने वाली रचना पूछी जाए तो कौन सी है? प्राकृत पेगलम है जो लक्ष्मीधर ने लिखी थी। यह एक छंद शास्त्र ग्रंथ है। आदिकालीन संस्कृति का सर्वाधिक बोध कराने वाली रचना कौन सी है? प्राकृत पेगलम है जो लक्ष्मीधर ने लिखी थी। अब अपन पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। अब पढ़ेंगे अपन लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में सर्वप्रथम पढ़ेंगे विद्यापति की रचनाएं। सर्वप्रथम अपन पढ़ने वाले हैं विद्यापति को लौकिक साहित्य के अंतर्गत। विद्यापति का जो यानी कि जीवन परिचय 1380 में जन्म और 1660 में इनकी मृत्यु 1460 में इनकी मृत्यु हो गई थी। विद्यापति का जन्म 1380 में हुआ, मृत्यु हुई थी 1460 में। विद्यापति की प्रमुख रचना है पदावली। विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी है? पदावली। पदावली की भाषा पूछी जाए तो मैथिली है। पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली। विद्यापति की जो पदावली रचना है इसकी भाषा कौन सी है? मैथिली है। रचना का आधार गीत गोविंद जो रचना जयदेव की है उसको आधार मान करके पदावली की रचना किसने की थी? विद्यापति ने की थी। रचना का आधार पदावली जो रचना है इसको यानी कि गीत गोविंद जयदेव को का जो ग्रंथ है इसको आधार मान करके पदावली की रचना की थी किसने? विद्यापति ने। विद्यापति का जो उपनाम है वो अपन देखते हैं, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति के उपनाम कौन कौन से हैं? मैथिली कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव कहा जाता है। रस, प्रमुख रस विद्यापति का कौन सा है? श्रृंगार रस, जिसमें संयोग व वियोग दोनों का वर्णन इनकी रचनाओं में किया गया है। आजकल अध्यात्म के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल ने पद्यावली रचना के लिए कहा था। विद्यापति की जो रचना पद्यावली है उसके लिए यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आजकल अध्यात्म के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं। फिर से देखो, विद्यापति का जन्म 1380 में हुआ, मृत्यु 1460 में हुई। प्रमुख रचना पद्यावली है। पद्यावली की भाषा मैथिली है। रचना का आधार पद्यावली जो रचना लिखी है विद्यापति ने गीत गोविंद जयदेव को आधार मान करके
यानी कि पद्यावली की रचना की थी विद्यापति ने। विद्यापति के उपनाम मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर भी कहा जाता है और अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव कहा जाता है। प्रमुख रस विद्यापति का जो प्रमुख रस है वो है श्रृंगार रस, और इसमें भी संयोग और वियोग दोनों पक्षों को यानी कि दोनों पक्षों से रचनाओं को लिखा है। आजकल अध्यात्म के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल ने पद्यावली के लिए कहा था। आगे अपन पढ़ते हैं विद्यापति के बारे में। आदिकाल की सर्वाधिक संगारिक रचना पूछी जाए तो वो है पद्यावली, जो विद्यापति ने लिखी थी। आदिकाल की सर्वाधिक संगारिक रचना कौन सी है? पद्यावली है। कौन सी है? पद्यावली। अन्य रचनाएं, विद्यापति की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, और साथ में पदावली। आदिकाल की सर्वाधिक संगारिक रचना पूछी जाए तो वो पदावली है, जो विद्यापति ने लिखी थी। विद्यापति की अन्य रचनाएं पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। पुरुष परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, और साथ में पद्यावली, ये विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। और ये पंक्ति पद यानी कि पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। देसिल वहना सब जन मिठा, ते तेसन जपाओ अवहट्टा। ये विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां हैं। कौन सी? देसिल वहना सब जन मिठा, ते तेसन जपाओ अवहट्टा। ये विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां हैं। अब अपन पढ़ेंगे अमीर खुसरो। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति को पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ेंगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के उपनाम क्या क्या हैं? हिंदवी तोता, तूती ए हिंद भी कहा जाता है, तुर्के ए अल्लाह भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने, यानी कि जो अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने इनको एक नाम और दिया था, वो दिया था तुर्के ए अल्लाह। किसको? अमीर खुसरो को। किसने दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया। किसने? अमीर खुसरो ने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अतः खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। रचनाएं कौन कौन सी अमीर खुसरो की? खुसरो की पहेलियां, दो सूखने, डकोसले और कह मुर्कियां, ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की पंक्ति बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश। ये प्रमुख पंक्तियां देखने को मिलती हैं, जो अमीर खुसरो की प्रमुख पंक्तियां हैं। और इनके जो गुरु निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु के समय ये पंक्तियां अमीर खुसरो ने कही थी कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश। जब निजामुद्दीन औलिया मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तब अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां कही थी। फिर से देखो, अमीर खुसरो, लौकिक साहित्य अपन पढ़ रहे हैं, विद्यापति को पढ़ लिया है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के उपनाम हिंदवी तोता, तूती ए हिंद और तुर्के ए अल्लाह, जो कि निजामुद्दीन औलिया ने ये नाम दिया था, तुर्के ए अल्लाह। तूती ए हिंद भी कहा जाता है, हिंदवी तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने, अतः खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं खुसरो की पहेलियां, दो सूखने, डकोसले, कह मुर्किया, ये अमीर खुसरो की प्रमुख पंक्तियां अपन देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन बही चहु देश। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं याद रखनी है। खुसरो की पहेलियां, दो सूखने, डकोसले और कह मुर्किया। और वेरी इंपॉर्टेंट इनकी पंक्तियां हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश। अब पढ़ेंगे ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा था? कवि कलोल ने लिखा था। ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा था? कवि कलोल ने
लिखा था। हेमचंद्र व बिहारी के बीच की कड़ी माना जाता है किसको? ढोला मारूरा दुआ को। यानी कि ढोला मारूरा जो दुआ है कवि कलोल ने लिखा, इसको हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना जाता है। जैन कवि कुशलाभ ने चौपाई जोड़ी थी। ढोला मारूरा दुआ में जैन कवि कुशलाभ ने चौपाइयाँ जोड़ी थी। ढोला मारूरा दुआ है, इसका नायक ढोला है जो नरवर देश का था, और नायिका इसकी मारवड़ी है जो पुंगल देश की राजकुमारी थी, पुंगल देश जैसलमेर की। ढोला की उम्र उस समय 2.5 वर्ष की थी और मारवड़ी की उम्र उस समय 1.5 वर्ष की थी। सहनायिका पूछी जाए तो मालवणी है। सहनायिका कौन सी है? मालवणी। राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है ढोला मारूरा दुआ। और ढोला मारूरा दुआ की यानी कि प्रमुख पंक्तियां वो कौन सी हैं? सोरठिया दुओ भलो भल मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये प्रमुख पंक्तियां हैं किसकी? ढोला मारूरा दुआ की। सोरठिया दुओ भलो भल मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं ढोला मारूरा दुआ जो कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। फिर से देखो, ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा था? कवि कलोल ने लिखा था। हेमचंद्र और बिहारी के बीच की कड़ी माना जाता है किसको? ढोला मारूरा दुआ को। जैन कवि कुशलाभ ने ढोला मारूरा दुआ में चौपाइयाँ जोड़ी थी। ढोला मारूरा दुआ जो ग्रंथ है, जो रचना है, इसमें जो नायक है वो ढोला है जो नरवर देश का है। नायिका पूछी जाए तो मारवड़ी है जो पुंगल देश जैसलमेर की राजकुमारी है। ढोला की उम्र उस समय 2.5 वर्ष थी। मारवड़ी की उम्र पूछी जाए तो उस समय 1.5 वर्ष थी। सहनायिका मालवणी थी। सहनायिका मालवणी थी। ढोला मारूरा दुआ जो रचना है ये सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी दास द्वारा इसका संपादन किया गया था। ढोला मारूरा दुआ का संपादन किसने किया था? सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने ढोला मारूरा दुआ का संपादन किया था, जबकि लिखा किसने था? कवि कलोल ने। जैन कवि कुशलाभ ने ढोला मारूरा दुआ में चौपाइयाँ जोड़ी। नायक ढोला जो नरवर देश का है, नायिका मारवड़ी जो पुंगल देश जैसलमेर की राजकुमारी है। ढोला की उम्र 1.5 वर्ष थी। मारवड़ी की उम्र 1.5 वर्ष थी। ढोला मारूरा दुआ की प्रमुख पंक्तियां अपन देखें तो वो कौन सी हैं? ढोला मारूरा दुआ राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। ढोला मारूरा दुआ राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। सोरठियो दूहो भलो भल मरवणरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये ढोला मारूरा दुआ की प्रमुख पंक्तियां हैं। अब अपन पढ़ेंगे बसंत विलास। बसंत विलास, इसके रचनाकार का नाम नहीं मिलता। बसंत विलास जो ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम नहीं मिलता है, ये अप्राप्य है। संपादक कौन है इसके? केशव लाल हर्षद राय ध्रुव, यानी उपनाम ध्रुव भी बोलते हैं। यह 84 दोहों की एक छोटी सरस रचना है। कौन सी? बसंत विलास। इसमें बसंत महीने का किशोर किशोरियों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। फिर से देखो, बसंत विलास जो रचना है इसके रचनाकार का नाम नहीं मिलता। इसके संपादक केशव लाल हर्षद राय हैं। यानी बसंत विलास जो रचना है इसके संपादक केशव लाल हर्षद राय हैं। उपनाम ध्रुव भी आता है। यह 84 छंदों की एक छोटी सरस रचना है जिसमें बसंत महीने का किशोर किशोरियों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। प्रमुख पंक्तियां हैं वो अपन देखते हैं कौन सी हैं, जो कि आचार्य शुक्ल की हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। इन पंक्तियों पर भी आप यानी कि ध्यान आकर्षित करेंगे। जैसे गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ऐसे ही दुआ कहने से दोहे का बोध होता है। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जातीय छंद दोहे को माना है।
जैसे गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ऐसे ही दुआ कहने से दोहे का बोध होता है। तो ये कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी का जातीय छंद दोहा को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। नेक्स्ट, अगली अपनी रचना है लौकिक साहित्य के अंतर्गत राउर वेली। राउल वेली, जिसके लेखक कौन है? रोड़ा कवि। राउर वेली जो रचना है, इसके लेखक कौन है? रोड़ा कवि। नायिका राउल का नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है। राउल वेली में नायिका का, यानी कि नायिका राउल है और नायिका राउल का नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है। राउल वेली जो रचना रोड़ा कवि ने लिखी है, इसमें नायिका राउल का नक्शिक वर्णन किया गया है। यह एक शिलांकित चंपू काव्य है, यानी कि जो राउर वेली जो रचना है, यह एक शिलांकित चंपू काव्य रचना है। इसमें नक्शिक परंपरा का प्रथम वर्णन मिलता है, यानी कि एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर नक्शिक परंपरा का प्रथम वर्णन मिलता है। वो रचना है राउर वेली, जो कि रोड़ा कवि ने लिखी थी। यह गद्य पद्य मिश्रित रचना है, यानी कि यह चंपू काव्य है और यह गद्य पद्य मिश्रित रचना है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है। जो राउर वेली जो रचना है, इसमें हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक राजस्थानी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। फिर से देखो, राउर वेली जो रचना है, इसके लेखक है रोड़ा कवि। कौन है? राउर वेली रचना के लेखक कौन है? रोड़ा कवि। नायिका राउल का नक्शिक वर्णन इसमें किया गया है। राउर वेली रचना में नायिका राउल का नक्शिक वर्णन किया गया है। राउर वेली रचना शिलांकित चंपू काव्य रचना है। राउर वेली रचना में नक्शिक परंपरा का प्रथम वर्णन मिलता है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम ऐसी कौन सी रचना है जिसमें नक्शिक परंपरा का प्रथम वर्णन मिलता है? तो वो राउर वेली रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित रचना है। राउर वेली जो रचना है, ये गद्य पद्य मिश्रित रचना है। इसमें हिंदी की राउर वेली जो रचना है, इसमें हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है, लेकिन सर्वाधिक राजस्थानी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है राउर वेली रचना में। अब पढ़ेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अगली रचना आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा है, जो महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। दामोदर शर्मा महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है? दामोदर शर्मा की है। यह एक व्याकरण रचना है। उक्ति व्यक्ति जो ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है, यह एक व्याकरण रचना है। बनारस और आसपास के क्षेत्र की संस्कृति व भाषा पर प्रकाश डाला गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है, इसके अंदर बनारस और आसपास के प्रदेश की संस्कृति व भाषा पर प्रकाश डाला गया है। फिर से देखो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है, इसके लेखक कौन है? दामोदर शर्मा है, जो कि महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है, यह व्याकरण रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है, इसमें बनारस और आसपास के प्रदेश की संस्कृति व भाषा पर प्रकाश डाला गया है और एक व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो दामोदर शर्मा ने लिखा है। आगे अपन पढ़ेंगे वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर जिसके लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बाद जो वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है, ये भी एक क्या है? व्याकरण रचना है। नाथों के नाम की प्राचीन सूची मिलती है किसमें? वर्ण रत्नाकर में नाथों के नाम की प्राचीन सूची मिलती है। मैथिली की प्रथम गद्य रचना पूछी जाए तो कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा की प्रथम गद्य रचना है। वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में किया है।
इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं। वरण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं। फिर से देखते हैं, वरण रत्नाकर जो रचना है इसके लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वरण रत्नाकर एक व्याकरण रचना है। मैथिली की प्रथम गद्य रचना है, यानी मैथिली भाषा की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? वरण रत्नाकर है। वरण रत्नाकर, इसका प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिस्र ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में किया है। वरण रत्नाकर जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिस्र ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में किया। वरण रत्नाकर, इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं। वरण रत्नाकर जो रचना है इसे विश्व का यानी कि मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं। वरण रत्नाकर, इसको आप याद रखेंगे, नाथों के नाम की प्राचीन सूची किस ग्रंथ में मिलती है? वरण रत्नाकर ग्रंथ में नाथों के नाम की प्राचीन सूची मिलती है। तो ये था अपना आदिकाल, आज कंप्लीट होता है। अगले वाले वीडियो में अपन लेके आएंगे भक्ति काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो यार।